नमस्कार दोस्तों, बैंकर्स पॉइंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एसबीआई क्लर्क का 2024-25 का नोटिफिकेशन आ चुका है और वैकेंसी बहुत अच्छी खासी आई हैं। 14,000 के आसपास वैकेंसीज आई हैं। मुझे कई साल हो गए पढ़ाते हुए। मुझे याद है कि 2016 के आसपास, 2016 या 17 के अंदर एक बार 18,000 वैकेंसीज आई थी। उसके बाद अभी इतनी बड़ी वैकेंसी आई है, तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आप सभी के सामने है। अपनी किस्मत बदलने का आपके पास में मौका है। एक जो ड्रीम जॉब होती है ना एसबीआई के अंदर, कि भाई एसबीआई सबसे बड़ा बैंक, उसमें एक ड्रीम जॉब जो होती है वो लेने का आपके पास में मौका है, क्योंकि वैकेंसीज अच्छी खासी हैं। जितनी ज़्यादा वैकेंसीज होती है उतनी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं अपने सिलेक्शन होने के। तो अब अपने को क्या करना है, एग्जाम डेट वगैरह की बात करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि लगभग 100 दिन का समय अपने पास बचा हुआ है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि कैसे पढ़ेंगे सर हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो इस पूरी क्लास का मकसद ये है कि आपको ये समझाया जाए, एक रोड मैप दिया जाए कि आपको ऐसे पढ़ना है कि आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए। तो इस क्लास में क्या क्या चीजें अपन डिस्कस करने वाले हैं वो मैं बता देता हूं एक बार। सबसे पहले हम लोग वैकेंसी डिटेल बात करेंगे। ठीक है, जो बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए ना वैकेंसी के बारे में। एक कई बच्चों का जो लास्ट अटेम्प्ट है ना, उनको एज के बारे में बड़ा डाउट है। सर एज कभी आज से काउंट होगी? नहीं, एसबीआई ने इसका प्रोविजन किया है। एज आपकी चौथे महीने से, यानी कि अप्रैल के महीने से ही काउंट होने वाली है। वो आगे मैं डिटेल में बताऊंगा। तो वैकेंसी के जो बेसिक बेसिक डिटेल्स है पहले वो जानेंगे अपन लोग। ठीक है, उसके बाद में मैं आपके साथ में एग्जाम पैटर्न और सिलेबस डिस्कस करूंगा। ठीक है, दूसरे नंबर पे एग्जाम पैटर्न और सिलेबस डिस्कस करूंगा। वहां पे मैं आपके साथ में पूरा स्टडी प्लान टॉपिक वाइज आपको बताता हुआ चलूंगा कि आपको कैसे पढ़ना है, कौन से टॉपिक को कैसे प्लान करके चलना है आप लोगों को। हर सब्जेक्ट के बारे में यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं। सारे सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, प्री मेन सब कुछ बात करेंगे। एक एक टॉपिक के बारे में बताऊंगा मैं आप लोगों को यहाँ पर। तो जब हम लोग एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में बात करेंगे, उसी टाइम पे सिलेबस ही तो पढ़ना है अपने को, एक एक टॉपिक पढ़ना है। तो उसी टाइम पे अपन लोग एक एक टॉपिक को प्लान करेंगे कि इस तरीके से पढ़ना है। मैं आपको हर चीज के बारे में जानकारी देता जाऊंगा। वो आपके पास में एक ऐसी जानकारी हो जाएगी कि आपके पास में एक रोड मैप बन जाएगा कि मेरे को ऐसे चलना है कि मेरी तैयारी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तीसरे पॉइंट पे एक बात करेंगे कि भाई आपसे क्या क्या मिस्टेक हो सकती है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकती है। ठीक है, मॉक टेस्ट कैसे देने हैं। ठीक है, आपके जो सिलेक्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं ना, कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है, कौन कौन से गलती नहीं करनी है, तीसरे नंबर पे उसके बारे में बात करेंगे लास्ट में। एक बात अभी मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। देखो, कंपटीशन एक रेस की तरह है। टाइम सिर्फ इतना बचा हुआ है और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो पूरा सिलेबस एकदम से चाट के बैठे होंगे, पढ़ के बैठे होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे बता देता हूँ कि हमारा ही फाउंडेशन बैच चल रहा था। ठीक है, हमने चालू किया था लगभग 18 तारीख को चालू किया था। इसमें ये सारे टॉपिक हो चुके हैं। रीजनिंग में, पजल्स के अंदर ये सारे टॉपिक हो चुके हैं। ठीक, सिर्फ ये 3 टॉपिक और इधर का सिटिंग अरेंजमेंट यही बचा हुआ है। और बहुत सारे बच्चे बिल्कुल रेगुलर क्लासेस देख रहे हैं और वो सब कुछ कंप्लीट कर चुके हैं। दूसरी, अपने चैनल की और अपने बैंकर्स पॉइंट की एक खास बात है, हम लोग बच्चे के बेसिक पे, जड़ पे काम करते हैं। जड़ मजबूत कर देंगे तो उसके ऊपर पेड़ अच्छा खासा ही खड़ा होगा। तो बिल्कुल अगर बेस आपको बनाना है ना, आपके बेसिक्स कमजोर है तो हमारे पास है, हम बेसिक्स से मजबूत कराते हुए आपको एकदम एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। 100 दिन का ही समय बचा हुआ है। ये बच्चे मैं 10 दिन बाद पढ़ूंगा, फॉर्म भरने के बाद पढ़ूंगा, अभी तो मेरे को काम है, मेरे घर में शादी आ रही है, ये हो रहा है। बहुत बहाने हो सकते हैं इंसान के पास में चीजों को इधर उधर करने के। लेकिन जो बच्चा अपने भविष्य के लिए बिल्कुल सीरियस है ना, वो इस आंकड़े को समझ जाएगा। मेंस तक मेरे पास इतना ही समय बचा हुआ है। एक एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेबस देखोगे उसके हिसाब से भी और आपकी तैयारी के हिसाब से भी। तो एक एक दिन को एक पूरा डेडिकेटेड तरीके से अगर हम लोग तैयारी करेंगे तो बिल्कुल सिलेक्शन तक पहुंच जाएंगे। सारी चीजें समझाऊंगा आज की इस क्लास के अंदर। आगे बढ़ने से पहले 2-3 छोटी छोटी जानकारियां मैं देना चाहूंगा, वो मैं दे देता हूँ। एसबीआई क्लर्क के लिए और आने वाले 2025 के जितने भी एग्जाम आने वाले हैं ना, इसके बाद भी उन सब के लिए हम एक बड़ा अनाउंसमेंट लेके आने वाले थे। वो था हमारा 24 तारीख का डेट था। चूंकि वैकेंसी एसबीआई क्लर्क की पहले आ गई, तो अब मैं ही समय की बात कर रहा था कि 100 ही दिन बचे हुए हैं, तो हम कैसे डिले कर सकते हैं। तो हमने 24 का 20 कर दिया है। यहाँ पर हमें थोड़ा एक्स्ट्रा इफर्ट लगाना पड़ेगा, 2 लोग एक्स्ट्रा लगेंगे, लेकिन हम 20 दिसंबर को ही इसको लेके आने वाले हैं। इसमें आपको सब कुछ जो आपकी तैयारी के लिए चाहिए होता सब यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ, लास्ट क्लास में भी दिया था। मॉक टेस्ट आपको बिल्कुल नेग्लिजिबल प्राइस के अंदर यहाँ पर दे दिया जाएगा। बिल्कुल, आप 2 बार चाय पी के आते हो ना, उतने में सारे मॉक टेस्ट मिल जाएगा आपको सभी एग्जाम के।
ठीक है। और एसबीआई कलर के भी स्पेशल मॉक टेस्ट आप लोगों को दिए जाएंगे और बाकी बैंक एग्जाम के भी दिए जाएंगे, इंश्योरेंस के, सब कुछ यहाँ पर एकदम प्रॉपर तरीके से मैं देने वाला हूँ और बिल्कुल नेग्लिजिबल प्राइस के अंदर। मतलब कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जो ये कह पाएगा कि सर मैं नहीं ले सकता मॉक टेस्ट क्योंकि ये प्राइस ज्यादा है, ऐसी है ही नहीं। ठीक है, तो बहुत, और इसके अलावा बहुत सारी चीजें यहाँ पर मैं लॉन्च करने वाला हूँ, तो ये आप लोग लेके आइएगा। इसमें यूट्यूब की क्लासेस, मैराथन, बहुत सारी चीजें यहाँ पर आप लोगों को पता चलेंगी। तो 20 दिसंबर को 8 बजे मेरे साथ जुड़ना मत भूलिएगा। मैं इतना जोर देके इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आने वाले एसबीआई कलर के लिए ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होगी। 20 दिसंबर से सारी चीजें हमारे साथ जुड़ के चलोगे तो बहुत आगे निकल जाओगे और उससे आप लोगों को परफेक्ट तरीके से सारी चीजें अपने आप लोगों को बताई जाएंगी। ये बैच के बारे में मैंने बता दिया आप लोगों को। एक देखो हमारा प्रोग्राम चल रहा है बैंकिंग प्रिपरेशन प्रोग्राम 2025-26 के जितनी भी एग्जाम आएंगे सबकी तैयारी उसमें एसबीआई कलर की भी आपका शामिल है। आपका देखो एक तो टाइम लिमिटेड बचा हुआ है, अब आप एक एक करके लाइव क्लासेस, ये 2-6 घंटे की क्लासेस तो नहीं ले सकते, आप अपने हिसाब से पढ़ना चाहते हैं तो हमारा बिल्कुल प्रिपरेशन प्रोग्राम उसी हिसाब का प्रोग्राम है। सब कुछ परचेज किया, एक साथ मिल गया एक झटके में। सारा स्टडी मटेरियल, सारे सब्जेक्ट की प्रैक्टिस क्लास अलग से, कॉन्सेप्ट क्लास अलग से, ठीक है, जनरल अवेयरनेस का पूरा मटेरियल प्लस क्लासेस और करंट अफेयर का पूरा मटेरियल डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे सारा यहाँ पर अपडेट होता है बैंक एग्जाम के हिसाब से। और अगर मैथ्स और रीजनिंग में कोई डाउट आता है तो मैं खुद लाइव डाउट क्लासेस लेता हूं आप लोगों की। ठीक है, इस पे अभी हम लोग 35% का डिस्काउंट रन करते थे, लेकिन चूंकि अभी वैकेंसी आई है, बहुत सारे बच्चे अभी थोड़ा मोटिवेट होंगे कि सर हमें तैयारी करनी है, वैकेंसीज भी ज्यादा है तो हर कोई बच्चा प्रयास करेगा, तो हम भी आपके लिए छोटा सा हमारी तरफ से एक चीज कर रहे हैं कि जो बीपी 35 था ना, इसको मैं बीपी 45 कर रहा हूँ। 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट, बिल्कुल नेग्लिजिबल से प्राइस। मतलब आप लोग दूसरी जगह जाके देखोगे ना कि सारे सब्जेक्ट की प्राइसेस क्या होती है, उसके कंपैरिजन में 1/3 है ये, इतना हो जाएगा। ये कोड लगा दीजिएगा बीपी 45, ठीक है, उसके बाद 45% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा इसके ऊपर। और इसमें पूरा किट मिल जाएगी आपको एक एसबीआई कलर क्रैक करने के लिए। उसमें आपका स्टडी मटेरियल, बुक्स, इसमें मॉक टेस्ट भी ऐड होने वाले, बता देता हूं मैं आपको। ठीक है, तो वो भी सारे के सारे आपको इसी में ऐड हो जाएंगे, तो सारी चीजें एक जगह मिल जाएगी, लेकिन इसमें 2-3 दिन का भी समय लगेगा। ठीक है जी, तो ये मैंने छोटी जानकारी थी जो आप लोगों को बता दी है। ये जो सारी चीजें है ना, ये हमारी एप्लीकेशन बैंकर्स 2.0 पे मिलती है। कई अनऑथेंटिक सोर्सेज पे भी हमारा नाम लिखा होता है, वहां नहीं जाना है, इसीलिए मैं स्लाइड लगा के लाऊं। बैंकर्स 2.0 की मोबाइल एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी है। थोड़े ही दिनों बाद में वेबसाइट के ऊपर भी सारी चीजें अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, तो लैपटॉप वाले को भी चिंता नहीं करनी है, वहां पर भी सारी चीजें चलने लग जाएंगी, लेकिन उसके लिए 5-7 दिन का समय हमें और दीजिए। लैपटॉप के लिए हम लगे हुए हैं बहुत सारे दिन से, जल्दी जल्दी करने का प्रयास करेंगे अभी। ठीक है, चलो, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हमें स्टडी मटेरियल चाहिए, तो उनको भी स्टडी मटेरियल दे दिया। उनके लिए भी वही बीपी 45 लगाओगे तो कोड 45% हो जाएगा। जब ये 35% का कोड लगाते थे तो लगभग आपको 300 रुपए के आसपास मिलता था, अब ये और भी सस्ता हो जाएगा बीपी 45 लगाने के बाद। इसमें सारी ई बुक्स वगैरह, प्रैक्टिस मटेरियल सब मिल जाता है, इतनी सारी ई बुक्स वगैरह मिलती हैं। अब अपने पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं। आज की इस क्लास से आपको अपने माइंड में एक सेटअप लेके जाना है कि मैं ऐसे तैयारी करूंगा, उसी तरीके से मैं भी आपको पूरा का पूरा बताने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले कुछ बेसिक जानकारी जान लेते हैं। ठीक है, 13,735 के आसपास वैकेंसीज आई हैं। लद्दाख की 50 वैकेंसी, जो पहले नोटिफिकेशन आया था वो अलग है इससे, ठीक है ना। लद्दाख के लिए फॉर्म 7 दिसंबर से 27 दिसंबर के बीच में भरे जाएंगे, जो ऑलरेडी चालू है, जो 50 वैकेंसी अलग से। तो लद्दाख वाले बच्चों के लिए मेंशन कर दिया, कहीं वो स्टेट के चक्कर में ना रह जाए। अदर रीजन है जो भी बाकी स्टेट से है, राजस्थान, बिहार, गुजरात, यूपी, मध्य प्रदेश, सब, लद्दाख को छोड़ के जो भी रीजन है ना, सबके फॉर्म 17 दिसंबर से लेके 7 जनवरी 2025 तक भरे जाएंगे। तो उससे पहले अपना फॉर्म भर लेना है, बस बेसिक सी जानकारी ये देना चाह रहा था मैं। ठीक है, एग्जाम आपकी एसबीआई की प्री फरवरी 2025 में होगी। एसबीआई कलर का मेंस मार्च और अप्रैल 2025 में होगा। ये मैं आपका बाकी सारे के सारे जो भी वो है ना रीजन है उनके लिए बता रहा हूँ। लद्दाख रीजन के लिए अलग से मैंने लिख दिया ताकि लद्दाख वाले बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए। अपन इनकी बात करें क्योंकि ज्यादातर बच्चे यहीं से है। तो अपने पास ओवरऑल देखोगे तो क्या बचा हुआ है, 12-13 दिन अपने पास दिसंबर के बचे हुए हैं, फिर जनवरी, फरवरी और मार्च पूरा, मतलब मार्च एंड में या अप्रैल के फर्स्ट वीक में लगभग 100 दिन के आसपास बचे हुए। कम ही हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। तो लगभग 100 दिन के आसपास अपने पास बचे हुए मेंस तक जाने के लिए। तो ये डेट इसलिए बताई जा रही है, यहाँ पर 100 दिन का प्लान करके चलना है अपने को। आ जाओ, वैकेंसी किस स्टेट में कितनी है आप नोटिफिकेशन में देख लीजिए। मैंने भी यहाँ पर मेंशन कर दिया है
एक बार मैं साइड में हो जाता हूँ और आप लोगों को बता देता हूँ। देखो यहाँ पर आप देखोगे गुजरात के अंदर 1073 वैकेंसीज हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश में आप 1317 वैकेंसीज हैं, छत्तीसगढ़ के अंदर 483 वैकेंसीज, ऐसे आपकी स्टेट वाइज वैकेंसीज लिखी हुई है, ठीक है। मेन स्टेट राजस्थान की देखो 445 वैकेंसीज हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में हिमाचल प्रदेश की 170 वैकेंसीज है, जम्मू कश्मीर की 141 वैकेंसीज हैं। उसके बाद में बात करेंगे वेस्ट बंगाल में 1254 वैकेंसीज हैं, उत्तर प्रदेश में 1894 लगभग 1900 वैकेंसीज हैं, महाराष्ट्र में 1163 वैकेंसीज हैं, ठीक है। 1111 वैकेंसी बिहार में है, झारखंड में 676 वैकेंसीज है और केरला में 426 वैकेंसीज है। ऐसे करके टोटल मिला के 13,735 वैकेंसीज है। ये नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात हो गई। आप अगर SC ST PW से आते हैं तो आपकी कोई फीस नहीं होगी, जनरल OBC EWS से आते हैं तो 750 रुपये आपको एग्जाम फीस देनी होगी। बेसिक जानकारी बता देता हूँ, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, आप लोगों की डिग्री पूरी हुई होनी चाहिए, नॉर्मल ग्रेजुएशन किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपका कंप्लीट होना चाहिए तो आप एलिजिबल हो। कोई स्पेसिफिक आपने को डिग्री नहीं चाहिए, कोई भी स्ट्रीम में आपने अगर नॉर्मल डिग्री कर रखी है, ग्रेजुएशन कर रखा है, तो आप एग्जाम का फॉर्म भर सकते हैं। चाहे आपने BA किया हो, BSc किया हो, BTech किया हो, कुछ भी किया हो, सब लोग फॉर्म भर सकते हैं। आपकी जो डिग्री है ना वो कंप्लीट हो जानी चाहिए इससे पहले ऑन और बिफोर, तब आपका क्या हो जाएगा, आप एलिजिबल हो, वरना नहीं। जो करंट ईयर में चल रहे हैं ना वो ध्यान दे लीजिएगा इस डेट के ऊपर। एज के बारे में बात कर रहा हूं ना, एज कई बार क्या होता है जब नोटिफिकेशन आता है तब से काउंट होती है, लेकिन इस बार नोटिफिकेशन लेट किया SBI क्लर्क ने, तो इस बात का ध्यान रखा है। नोटिफिकेशन में साफ लिखा हुआ है कि जो एज है ना वो 1 अप्रैल 2024 के हिसाब से काउंट की जाएगी, अब के हिसाब से नहीं काउंट की जाएगी। तो 1 अप्रैल 2024 तक आप 20 साल तक से लेकर 28 साल के बीच में है तो आप एलिजिबल है। लेकिन अगर आपकी कुछ कैटेगरी है तो आपको अपर एज के अंदर कुछ छूट मिलती है, जैसे SC ST वाले 31 साल तक का फॉर्म भर सकते हैं, 5 साल की छूट मिलती है। OBC वाले 31 साल की एज तक का फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद पर्सन विद डिसेबिलिटी वाले 38 साल तक, इसी तरीके से आगे कैटेगरीज और लिखी हुई है। अगर PW कैंडिडेट SC ST तो वो 43 ईयर तक भी फॉर्म भर सकता है। PWD कैंडिडेट OBC से है तो 41 ईयर तक भी वो फॉर्म भर सकता है। तो अपर एज के अंदर आपको क्या मिलती है, छूट मिलती है। एक सर्विसमैन वगैरह की मैंने यहाँ पे डिटेल लिखी हुई है। तो बेसिक सा एक एज का आइडिया मिल गया। कई बच्चों को इसमें कंफ्यूजन रहता है। प्री का सिलेबस वो पैटर्न की बात करें तो वही पैटर्न है जो हमेशा रहता है। 30 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के आएंगे, 30 मार्क्स होंगे और 20 मिनट का इंडिविजुअल टाइम मिलेगा आपको, ठीक है ना। इंडिविजुअल टाइम मिलता है, उस 20 मिनट में आपको यही 30 क्वेश्चन करने, इधर उधर नहीं जा सकते आप। न्यूमेरिकल एबिलिटी में 35 क्वेश्चन मिलते हैं, 35 मार्क्स के होते हैं और 20 मिनट में आप लोगों को करने होते हैं। इंडिविजुअल टाइम मिलता है इसमें 20 मिनट। रीजनिंग के अंदर आपको 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स और 20 मिनट मिलते हैं। टोटल मिला के 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स और 60 मिनट का पेपर होता है। इसमें 20 मिनट 3 हिस्सों में बटे होते हैं। फर्स्ट 20 मिनट में इंग्लिश, फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ्स, उसके बाद में रीजनिंग अपने को करना होता है। अब अपन लोग मेंस की अगर बात कर रहे हैं तो मेंस में इंग्लिश के अंदर 40 क्वेश्चन होते हैं, 40 मार्क्स के होते हैं और 35 मिनट आपको समय मिलता है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स के अंदर 50 क्वेश्चन होते हैं, 50 नंबर के होते हैं और 45 मिनट का आपको समय मिलता है। रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड में 50 क्वेश्चन होते हैं आप लोगों के, 60 मार्क्स के होते हैं और 45 मिनट में आपको करने होते हैं। जनरल और फाइनेंस अवेयरनेस में 50 क्वेश्चन होते हैं, 50 नंबर के होते हैं और 35 मिनट होते हैं। ओवरऑल मिला के 190 क्वेश्चन, 200 मार्क्स एंड 2 ओवर 40 मिनट्स का आपको टाइम मिलता है। तो ये आपका मेंस का पैटर्न हो गया। तो ये बेसिक सी जानकारी थी, सबको पता होनी चाहिए। अब मेन मुद्दे पे आते हैं कि सर पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है। अब मैं यहाँ पे ना तो मार्क्स लिख रहा हूँ, ना प्री लिख रहा हूँ, ना मेंस लिख रहा हूँ, मैं ओवरऑल बता रहा हूँ कि पढ़ना क्या क्या है। प्री अकेला करेक्ट करने से तो होगा नहीं काम। तो इस बार कुछ अलग तरीके से देखते हैं सिलेबस को, कि अपने को जड़ से लेके सारा को सारा पढ़ना है यहाँ पर। तो अगर मैं बात करूं प्री और मेंस की सब कुछ मिला मिलू के एक साथ में, तो पजल और सिटिंग अरेंजमेंट है ना आपका 40% से लेके 50% यही है, पेपर में यही आता है, पजल और सिटिंग अरेंजमेंट। और ये एक प्रैक्टिस बेस्ड टॉपिक है। अब स्टडी प्लान यही है कि मैं बता रहा हूं कि कैसे आप लोगों को तैयारी करनी है इसकी। ये प्रैक्टिस बेस का मतलब है इसकी डेली बेस पे प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो आपको एक हैबिट बनानी है, ठीक है, अपने स्टडी प्लान के अंदर हैबिट बनानी कि 10 पजल और 10 सिटिंग अरेंजमेंट आपको रोज लगाने चाहिए, तब आपका रीजनिंग में ये मामला सुधरेगा। 10 सेट पजल्स के, 10 सेट सिटिंग अरेंजमेंट के। शुरुआत करो 5 से, जैसे जैसे स्पीड बढ़ने लग जाए उसको 10 तक लेके जाओ 1 महीने के अंदर अंदर, ठीक है। तो ये आपको डेली हैबिट में रखना है। पजल और सिटिंग अरेंजमेंट में आता क्या क्या और कैसे पढ़ना है उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। पजल और सिटिंग अरेंजमेंट का मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगा क्योंकि बड़ा टॉपिक है, आधा रीजनिंग इसी में कवर होता है, तो इसको अच्छे से थोड़ा सा करेंगे।
सिटिंग अरेंजमेंट में लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट आता है, सर्कुलर आता है और स्क्वायर आता है, 3 आते हैं। एक ट्राइंगल भी आजकल आ जाता है, ठीक है। ट्राइंगल के अलावा भी कुछ शेप में आ जाते हैं, लेकिन बेसिकली ज्यादातर यही आते हैं, ठीक है। सिंगल लाइन के अंदर नॉर्थ और साउथ फेसिंग होती है, ठीक है। नॉर्थ फेसिंग हो सकती है सबकी, साउथ फेसिंग हो सकती है। सिंगल लाइन में नॉर्थ एंड साउथ फेसिंग को मिक्स करके भी दे सकता है, कुछ की नॉर्थ है कुछ की साउथ है। अनसर्टेन सिंगल लाइन, यानी कि एक सिंगल लाइन में कितने लोग बैठे यही नहीं पता है अपने को। डबल लाइन भी आ सकता है, कुछ नॉर्थ में देख रहे हैं कुछ साउथ में देख रहे हैं। अब इसके अंदर साथ में वेरिएबल भी प्लस कर सकते हैं, मतलब जो लोग बैठे तो हैं ही, उनको अलग अलग लैंग्वेज पसंद है, अलग अलग सिटी से बिलोंग करते हैं, कुछ आपका वेरिएबल भी दे सकता है। प्री के अंदर सिंगल वेरिएबल तक आ सकता है, मेंस में डबल वेरिएबल भी कर सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अब इस लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट के साथ में मेंस के अंदर ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, कंपैरिजन बेस, कंपैरिजन कर लेगा चीजों के वेट या हाइट से, ये चीजें इसके साथ मिक्स कर सकता है। तो ये सारी चीजें पढ़नी है। पहले प्री का पढ़ना है सिंपल से स्टार्ट करते हुए, फिर धीरे धीरे मेंस में जाना है। तो प्री में क्या है, बेसिक क्वेश्चंस आएंगे अपने, सिंगल वेरिएबल तक के क्वेश्चन होंगे, वो प्री तक के क्वेश्चन है, कहीं से प्रैक्टिस करो, आपको पता। डबल वेरिएबल में चला गया, मान लो मेंस के अंदर चला गया, ठीक है। उसके बाद में मेंस के अंदर अगर जाते हैं तो इस लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट के साथ में ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन या रैंकिंग, इन 3 टॉपिक को मिक्स कर सकता है। या फिर ऑर्डर का मतलब कंपैरिजन, मतलब किसी का 8 लोग दिए हुए हैं तो उनका वेट दे देगा, और उनका वेट में सीक्वेंस दे देगा, इनका वेट भी कम ज्यादा है, कोई सबसे भारी है, कोई सेकंड हैवीएस्ट है, कोई सबसे हल्का है, इस तरीके से दे देगा। तो आपको कंपैरिजन बेस भी इसके साथ मिक्स कर देगा। सारी चीजें मैं करूंगा। प्री लेवल का तो कंप्लीट अभी फाउंडेशन बेस चल रहा है उसमें करूंगा, और पुराने वीडियोस भी मेरे मिल जाएंगे, और नए जो मेंस टाइप के क्वेश्चन है वो भी मैं आपके लिए जल्दी लेके आने वाला हूं। सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट के अंदर आपके इनसाइड आउटसाइड फेसिंग होती है, तो लगभग 10 लोग या 8 लोगों की प्री लेवल तक या मेंस लेवल तक सिटिंग आती है, ठीक है। अनसर्टेन भी आ जाता है कभी कभी मेंस के अंदर। 10% 8% आपका या तो इनसाइड फेसिंग है, आउटसाइड फेसिंग है, या फिर मिक्स फेसिंग है। सेम चीज स्क्वायर बस स्क्वायर फेस हो जाएगा, उसमें कोना और ऐड हो जाता है, बाकी सब कुछ वैसा ही, और ट्राइंगल भी उसी तरीके से होता है जैसे सर्कुलर होता है। तो सबसे पहले पढ़ना कैसे इसको, आपको सबसे पहले बेसिक पढ़ना है। बेसिक मतलब लेफ्ट राइट का नॉलेज होना चाहिए, डायरेक्शन का नॉलेज होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज क्या होता है, नॉर्थ में लेफ्ट राइट क्या होता है, साउथ में लेफ्ट राइट क्या होता है, फेसिंग कैसे पता करते हैं, बेसिक सबसे पहले पता होनी चाहिए। बेसिक तो नींदों में उठ के बोलते ना ये कैसे होता है, तो पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, टीचर की मदद लेनी है। किस चीज में लेनी है कि सर जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो लैंग्वेज होती है, उसको कैसे समझो और इन्फॉर्मेशन को लिंक कैसे करूं मैं, इन 2 चीजों में मदद लेनी होती है। ये सब कुछ समझने के बाद में फाइनल बॉल आपके पाले में। इस टॉपिक के अंदर आपको फिर डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जो मैंने बताया 10 सिटिंग अरेंजमेंट और 10 पजल, तब बात बनेगी। ये तो सिटिंग अरेंजमेंट का मामला हो गया। अब आ जाते हैं पजल के ऊपर। पजल में देखो डेट एंड मंथ बेस्ड पजल आता है, जिसमें ज्यादातर आता है 4 महीने दे दिए 2 डेट दे दी। इसका और भी पैटर्न चेंज हो सकता है, 2 महीने दे दिए 4 डेट दे दी, कुछ और भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर ये आता है, तो मैंने ये लिख दिया। मंथ बेस आ सकती है। मंथ बेस का मतलब ये हो गया कि महीने दे दिए, उन महीनों में अलग अलग एक्टिविटी हो रही है। डे बेस आ सकती है पजल, तो ये टाइम बेस पजल होगी एक तरीके, ज्यादातर आती है ये प्री और मेंस में। मेंस में आएंगे तो लेवल इंप्रूव हो जाएगा और वेरिएबल बढ़ा दिए जाएंगे, ठीक है। बॉक्स बेस पजल 6-7 बॉक्स तक आ सकते हैं प्री के अंदर, ठीक है। ज्यादा आएंगे तो फिर वेरिएबल नहीं आएगा। फ्लोर बेस पजल में 6-7-8 फ्लोर तक आ सकते हैं, प्लस वेरिएबल भी आ सकता है प्री के अंदर। मेंस में जाओगे तो अनसर्टेन फ्लोर भी आ सकते हैं, और साथ में वेरिएबल भी दिया जा सकता है, और वेकेंट फ्लोर वाला क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। फ्लोर एंड फ्लैट बेस, फ्लोर के साथ में फ्लैट भी दिए होंगे, ज्यादातर 4 फ्लोर 2 फ्लैट ऐसे दे दिए। एग्जाम्पल के तौर पे लिखा हुआ है 3 फ्लोर 3 फ्लैट भी हो सकते हैं, 5 फ्लोर 2 फ्लैट भी हो सकते हैं, किसी भी तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ हो सकता है। पोस्ट बेस या इसको डेजिग्नेशन बेस पजल ही बोलते हैं। जैसे हर ऑर्गेनाइजेशन में से आप एसबीआई कलर लगोगी, तो आप कलर को, आपके ऊपर मान लो कोई पीओ होगा, उसके ऊपर मैनेजर होगा, ऐसे कुछ न कुछ हायरार्की होगी, ठीक है। तो उस हायरार्की जो डेजिग्नेशन होते हैं किसी भी कंपनी का, जैसे डायरेक्टर है, उसके बाद में सीईओ है, फिर सीएफओ है, फिर सीओओ है, ऐसे एक हायरार्की होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसके आधार पर क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके साथ में आपको कोई वेरिएबल दे दिया, सिटी दे दिया, जैसे कलर दे दिया, जैसे कि 7 लोग हैं, 7 अलग अलग पोस्ट पे हैं, और इनको 7 अलग अलग सिटी में रहते हैं, 7 अलग अलग कलर पसंद है, तो इसे वेरिएबल भी साथ में दे दिया। एज बेस पजल, जो टाइम बेस पे एक तरीके से आपको अलग अलग साल दिए जाएंगे, उनमें अलग अलग लोगों का जन्म हुआ है, फिर उनके हिसाब से एज कैलकुलेट करो। फिर एज में बोलेगा प्राइम नंबर, इवन एज, इन 2 के बीच में एज का इतना फर्क है, इसकी एज इससे 2 ज्यादा है, डबल है, इस तरीके से लैंग्वेज दी होगी, उसको आपको समझना होगा। तीसरा कंपेरिजन बेस, इसमें हाइट और वेट का लगभग कंपेरिजन करता है, और किसी चीज का भी करा सकता है कि 8 लोग हैं, इसका सबसे ज्यादा वेट है, इसका कम है, इसका इससे ज्यादा, इससे कम है, इस तरीके की लैंग्वेज बना के क्वेश्चन पूछा जाता है वेट और हाइट के अंदर। कैटेगरी बेस पजल, यानी कि इसमें तो बेसिक यही होता है,
8-10 लोग दे दिए आप लोगों को, वो अलग अलग सिटी से बिलोंग करते हैं, अलग अलग कलर उनको पसंद है, तो इस तरीके से वो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनाया होता है। अब देखो पजल और सिटिंग अरेंजमेंट में आपकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए। सबसे पहले मैंने बोला बेसिक पता होना चाहिए। पजल में लगभग पढ़ा चुका हूं, तो अपने फाउंडेशन बैच से आप पढ़ सकते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले टीचर की मदद से बेसिक सीखना है। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सीखना है सबसे पहले। दूसरा, फिर आपको लैंग्वेज की समझ करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज लैंग्वेज होती है पजल सेटिंग। लैंग्वेज गलत समझ गए वही मामला फंस गया। लैंग्वेज सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर उस लैंग्वेज के अंदर क्या दिया होगा, कुछ इंफॉर्मेशन दी होगी, उस इंफॉर्मेशन को यूज कैसे करना है, और 2-3 इंफॉर्मेशन एक ही एलिमेंट के बारे में दे रही है तो उनको कंबाइंड कैसे करके यूज करना है, ताकि पॉसिबिलिटीज कैसे सबसे कम बने और हमारा क्वेश्चन एकदम स्मूथ वे के अंदर हो जाए। ठीक है, तो ये 3-4 चीजों को आपको समझ बनानी है अपनी, तो इसी हिसाब से अपना प्लान करके चले स्टडी का, और बाकी मैं आपको पढ़ाता ही रहूंगा। ठीक है, अभी सिटिंग अरेंजमेंट भी पढ़ाएंगे नए तरीके से। देखो ये तो आपका प्रैक्टिस बेस्ड टॉपिक था, बाकी सारे टॉपिक है ना ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट बेस्ड टॉपिक है। एक बार पढ़ लो बस मामला खत्म, फिर मॉक टेस्ट के अंदर प्रैक्टिस करते जाओ, डेली बेसिस पे कुछ करने की जरूरत नहीं, या वीकली बेसिस पे कर लो। तो यहां पर आप लोगों का इनइक्वलिटी, सिलोजिज्म, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, ठीक है, और कोडिंग डिकोडिंग, रैंकिंग, ये सारी चीजें मैंने अभी फाउंडेशन बैच में पढ़ाई है, या फिर आप मेरे पुराने जो बैचेज है ना, वरदान बैच, ये सब बैच, सारे बैचेज में इनके पूरे कॉन्सेप्ट पढ़ाए हुए हैं यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री। ठीक है, तो वहां से भी आप लोग पढ़ सकते हैं इसको। तो ये सारे टॉपिक कॉन्सेप्ट बेस्ड टॉपिक है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, जैसे इनइक्वालिटी है, इसमें मैंने एक मेथड बनाया हुआ है, ओपन गेट क्लोज गेट मेथड। वो मेथड मैंने ही बनाया हुआ है, उसके बाद में सब लोग पढ़ा रहे हैं उसको, वो एक अलग बात है। ठीक है, लेकिन उस मेथड से 2 मिनट के अंदर, मैक्सिमम बता रहा हूं 2 मिनट, 1 मिनट में भी निपटा दे देंगे बच्चे, तो 2 मिनट में 5 क्वेश्चन कर सकते हो, 5 मार्क्स आ सकते हैं आपके 2 मिनट के अंदर। इससे क्या होगा, समय बचेगा, फिर उस बचे हुए समय को पजल में लगा सकते हो, सिटिंग अरेंजमेंट में लगा सकते हो। समय से एक चीज याद आई मेरे को कि सर पजल सिटिंग में समय बहुत लग जाता है हमें, उसका क्या करें, ये क्वेश्चन का आंसर देना भूल गया मैं। ठीक है, तो मैं अब बता देता हूं आप लोगों को। देखो कोई भी चीज जब आप सीखते हो ना, सबसे पहले उसको सीखना जरूरी है। तो सबसे पहले समझो क्वेश्चन की स्ट्रक्चर क्या है, लैंग्वेज क्या है, क्या आप समझ पा रहे हो क्वेश्चन क्या कर रहा है आपसे, क्या आप उन इन्फॉर्मेशन को लिंक कर पा रहे हो, पहले वो सीखो। जब जितनी ज्यादा आपकी क्लियरिटी होती जाएगी ना लैंग्वेज और इन्फॉर्मेशन लिंक करने की, उतनी स्पीड अपने आप बढ़ती जाएगी। मेरी बात ध्यान रखना, फिर प्रैक्टिस तो करनी प्रैक्टिस तो अपने को करनी ही करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले कई बच्चे के शुरू से, यार सर मेरे से तो 5 मिनट में हो रहा है क्वेश्चन, 1 मिनट में हुआ ही नहीं है, तो एक बार में नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। एक बार में नहीं हुआ तो डिमोटिवेट नहीं होना, इसलिए मैं समय वाली बात बता रहा हूँ पजल सेटिंग के अंदर। ठीक है, इनइक्वालिटी में तो आपका एक लेक्चर देखते ही मेरा कॉन्फिडेंस में आ जाओगे आप लोग। ठीक है, सिलोजिज्म देखो, सिलोजिज्म में सोचने का तरीका होता है कि कैसे सोचते हो आप लोग, वो ठीक कर लो, एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। वेन डायग्राम से करो। कोई बोलता है ना आपको बिना वेन डायग्राम के सिलोजिज्म करो, बैंक एग्जाम में मत करना, गलतियां होंगी, मैं बता रहा हूं, इतना कंफ्यूजिंग हो जाएगा कि गलतियां होंगी। तो बिना वेन डायग्राम नहीं करना, वेन डायग्राम के साथ करना है। ब्लड रिलेशन के अंदर अपन ब्लड ट्री बनाना सीख लें, रिश्तों की समझ सीख लें, डायरेक्शन में डायरेक्शन की समझ सीख लें, और डायरेक्शन का डायग्राम बनाना सीख लें, पाइथागोरस थ्योरम और डायरेक्शन का नॉलेज ले लें, बात खत्म। फिर उसके बाद में कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो ये बेसिक वाले टॉपिक हैं, यानी कि कॉन्सेप्ट बेस्ड, कॉन्सेप्ट जिसका मजबूत है वो कर ही देगा इनको। और मेरे सारे वीडियोस में बिल्कुल जड़ से उठा के कॉन्सेप्ट सिखाए हुए हैं इन सब चीजों के, तो वो एक बार देख लो। कहीं भी डाउट आए मेरा फाउंडेशन बेच पढ़ लो, वहां से क्लियर नहीं हो तो लिख देना वरदान बेच, आगे टॉपिक लिख देना। 3-4 घंटे की एक वीडियो आएगी, उसी एक वीडियो पूरा टॉपिक क्लियर है आपका यूट्यूब के ऊपर ही, कहीं जाने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। ऐसे ही रैंकिंग में 4 रूल बनाए हुए हैं अपन ने, 4 रूल में पूरा रैंकिंग खत्म। कोडिंग डिकोडिंग में 3 रूल बनाए हुए हैं, 3 रूल सीख लो, वो पूरा कोडिंग डिकोडिंग खत्म, 5 नंबर का आता है प्री के अंदर। उसके बाद में देखो कुछ वर्ड्स की पेयरिंग करवा लेता है, ठीक है, मीनिंगफुल वर्ड कर लेता है। ये तो अपनी किस्मत पे डिपेंड करता है कि भाई अपने को आता है कि नहीं आता है वो वर्ड। अगर आता होता है तो अपन कर देंगे, वरना इसको स्किप करेंगे। ऐसे क्वेश्चन स्किप करने के लिए होते हैं। कई बार कुछ चीजें दी होती है, उसमें से बोलता है ओड बनाउट, इसमें से एक अलग है वो अलग कर दो, कुछ पैटर्न के वर्ड दे देगा या कुछ और दे देगा। ठीक है, ये कभी कभी आते हैं इनका क्वेश्चन, जैसे 1, 2, 3 है, इन 3 में से कोई 2 पूछ लेगा 1-1 नंबर के, इस तरीके से आते हैं। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज कई बार 5 नंबर की आ जाती है, इसमें 3 ही टाइप की अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आती है। अगर आपने एक बार प्रैक्टिस कर ली तो उसके बाद में अल्फा न्यूमेरिक सीरीज वैसे ही बहुत ईजी होता है, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। आप नहीं पढ़ के जाओगे तो भी कर दोगे इसको बेसिक सा दिमाग लगा के, लेकिन टाइम खा जाएगा ये। लेकिन अगर आपने मेथड पढ़ के जाओगे मेरे वाले अच्छे, तो आप लोगों का टाइम बच जाए। जैसे 3 टाइप के, जैसे लेफ्ट राइट जाने में कुछ मेथड्स होते हैं, जैसे नंबर बेस आती है ना अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, या वर्ड बेस आती है, उससे मैं बताता हूँ दिमाग में कैसे कैलकुलेट करके चीजें है ना फटाफट दिमाग में सोल्व करनी है, वो सिखाता हूँ मैं।
उससे क्या होता है, टाइम बच जाता है। और एक बार सीख गए ना फिर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, हमेशा करो। ठीक है, नंबर बेस्ड क्वेश्चन अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का ये एक हिस्सा है। ठीक है, क्रिटिकल रीजनिंग ये आपका मेंस में आता है, डाटा सफिशिएंसी भी मेंस में आता है, कभी कभार डाटा सफिशिएंसी पूछ ले जाता है प्री में, लेकिन एसबीआई कलर में पूछेगा, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है। ये तीनों बिल्कुल आपके क्या है, मेंस के टॉपिक है। ठीक है, क्रिटिकल रीजनिंग में 7 चैप्टर होते हैं, मैं बताऊंगा 7 या 8 चैप्टर होते हैं, मैं बताऊंगा अभी क्या करना है। अब ऊपर क्या होगा, मेंस प्री के अंदर, मेंस के अंदर क्या होगा, पजल और सेटिंग के साथ में मिक्स कर देगा कोई दूसरा टॉपिक, जैसा कि मैंने बताया। सिलोलिज्म जैसे कोडेड सिलोलिज्म दे देगा, इनइक्वालिटी में कोडेड इनइक्वालिटी दे देगा, डायरेक्शन में कोडेड दे देगा, कोडेड कर देगा चीजों को। दूसरा ये होगा सिलोलिज्म में रिवर्स सिलोलिज्म कर देगा, यानी कि आपको कंक्लूजन दे देगा, स्टेटमेंट पूछ लेगा, वहां पे एक अलग मेथड होता है, वही मैंने सिखाया हुआ है। ठीक है, तो वो अपने को, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं सबसे पहले अपने को, उसके बाद में प्रैक्टिस करनी है धमाधम तरीके से। ठीक है, तो ये सारी चीजें, ये मेंस का पोर्शन है, पूरा का पूरा मेंस में आता है। इनपुट आउटपुट के भी तरीके होते हैं, प्रैक्टिस करनी होती है, सारी चीजें समझ में आ जाती है। फिर डाटा सफिशिएंसी कोई अलग से टॉपिक नहीं है, ये वही टॉपिक है जो ऊपर लिखे हुए हैं, पर इसमें क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है। ब्लड रिलेशन के ऊपर भी डाटा सफिशिएंसी बना देगा, तो इसकी बस 20-25 क्वेश्चन देख लो कि कैसे आते हैं बस। अगर ऊपर वाले टॉपिक क्लियर तो इसको आप कर ही दोगे। क्रिटिकल रीजनिंग को मेंस के टाइम पे पढ़ने की जरूरत है, उसको मेंस के टाइम पे पढ़ना आप लोग। क्रिटिकल रीजनिंग में देखो बेसिकली ये 7 चैप्टर होते हैं, और भी कुछ आ सकता है इसके अलावा हल्का फुल्का, लेकिन बेसिकली ये 7 चैप्टर आपको पढ़ने होते हैं। हमारी जो एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन, उसके ऊपर इस पोर्शन बड़ा डिफिकल्ट पोर्शन माना जाता है, इसके लिए हमने एक अलग से बुक बना के डाल रखी है। तो जब आप स्टडी मटेरियल लोगे या फिर आप हमारे बैच में जाओगे तो वहां आपको प्रॉपर बुक मिल जाएगी इसकी, और कभी आगे मौका मिला तो हम यहाँ पर भी इसको पढ़ाने का प्रयास करेंगे। ठीक है जी, तो ये आपका रीजनिंग का मामला हो गया। अब आ जाते हैं अपने क्वांट के ऊपर। क्वांट में देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन। ये आपका मान के चलो वही पजल वाला मामला है, 40 से 50% क्वांट यही है। अब इस डीआई को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें 2-3 चीजों का पता होना चाहिए। जैसे अर्थमेटिक के बहुत सारे टॉपिक होते हैं, जैसे मैंने अर्थमेटिक ही लिख दिया, मैं टॉपिक बता देता हूँ आप लोगों को। परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, 3 बेसिक टॉपिक होते हैं। उसके बाद पार्टनरशिप है, प्रॉफिट लॉस है, मिक्स रिलीगेशन है, टाइम एंड डिस्टेंस है, बोट एंड स्ट्रीम है, टाइम एंड वर्क है, पाइप एंड सिस्टम है, प्रोबेबिलिटी है, मेंसुरेशन है। ये अर्थमेटिक का पार्ट नहीं है प्रोबेबिलिटी मेंसुरेशन, लेकिन अब अर्थमेटिक में पढ़ लेते हैं अपन लोग इनको भी। ठीक, क्योंकि 2 ही टॉपिक हैं अलग से। ठीक है, तो ये 10-12 टॉपिक होते हैं अर्थमेटिक के अंदर। इनमें से जो 3 टॉपिक है ना, परसेंटेज, रेशियो और एवरेज, सबसे पहले आपको ये पढ़ने। अब स्टडी प्लान ऐसा होना चाहिए, सबसे पहले इनको पढ़ो, बाकी सब छोड़ दो, डीआई की बाद की बात है। ठीक है, इन तीनों को पढ़ना है, उसके बाद में डीआई पे जाना है। ठीक है, तो ये 3 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ में पूरी मैथ के लिए कैलकुलेशन स्पीड, कैलकुलेशन स्पीड बहुत, जिसकी कैलकुलेशन वीक है वो कोई भी टॉपिक कर लो, हर जगह आएगी कैलकुलेशन, उसी में टाइम लग रहा है तो बड़ा मामला गड़बड़ है। मैं 2-4 चीजें आपको बता देता हूं। सबसे पहले कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाने के कुछ मेथड्स होते हैं। आप लिखना वैदिक मैथ बैंकर्स पॉइंट, या फिर स्पीड मैथ वरदान बैच बैंकर्स पॉइंट, ऐसे कुछ सर्च करना। आपके पास में एक वैदिक मैथ का वीडियो आएगा, प्रॉपर 3 घंटे की क्लास ली हुई है मेरी एक, उसमें सारी कैलकुलेशन टिप्स बताई हुई है। एक क्लास पूरी कैलकुलेशन टिप्स की है वो 3 घंटे की, उससे बेस्ट क्लास कहीं नहीं मिलेगी आप लोगों को। उसको देख लो, आपको पूरा कैलकुलेशन का आइडिया लग जाएगा कैसे फास्ट करते हैं। उसके अलावा देखो, एक परसेंटेज से फ्रैक्शन टेबल होती है, पहली चीज वो आपको याद होनी चाहिए, उसका यूज करना आना चाहिए, कैसे होती है वो उसी क्लास में मैंने बताया हुआ है। 1 से लेके 50 तक की टेबल रटनी है आपको। कई लोग बोले 30 तक में काम नहीं चलता भैया, 50 तक रटेंगे हम, औरों से आगे रहेंगे। कैसे रटी जाएगी, अपने को ऐसे थोड़ी रटनी है अंगुलियों के ऊपर। आप क्या करो, रोज रीडिंग करो 1 से लेकर 50 तक की टेबल। याद हो नहीं हो उसको छोड़ दो, जितना याद है उसी से काम चलाओ, लेकिन एक बार रीडिंग करना स्टार्ट करो। अपने पास 3 महीने बच्चे ना, 3 महीने तक रीडिंग करो, 10 मिनट लगेंगे दिन में बस। 1 से लेकर 50 तक की टेबल रीडिंग करके छोड़ दो, बस याद मत करो, रीडिंग कर दो, ये ऐसे होता है, ऐसे होता है, रीडिंग करके छोड़ दो। मैं गारंटी ले रहा हूँ 3 महीने में आपके दिमाग में छप जाएंगी वो टेबल। करके तो देखो एक बार, मेथड बता दिया मैंने आप लोगों को। 1 से लेके 50 तक के अपने को स्क्वायर याद होनी चाहिए। इनका याद करने का भी तरीका ऐसा ही है, रोज पढ़ के देखो। मेथड भी होते हैं इनके, मेथड सिखाए हुए उस वीडियो में कैलकुलेशन वाली में जो मैंने बताया है आप लोगों को, जो तरीका बताया है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन 1 से लेकर 50 तक के रोज पढ़ने हैं, रटे जाएंगे अपने आप ही, और उसका फायदा बड़ा ही अल्टीमेट होता है क्लर्क लेवल के एग्जाम के अंदर। उसके बाद में ठीक है, आप लोगों को 1 से लेकर 20 तक के क्यूब याद होने चाहिए, बस ये 3-4 चीजें रटी होनी चाहिए। उसके बाद में इनको यूज करना आना चाहिए। 3 घंटे की क्लास में एक में बताया हुआ, ये अप्रोच हो गई अपनी कैलकुलेशन की। इसी कैलकुलेशन का हिस्सा होता है सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन। इसमें एक चीज होती है बोर्ड मास का रूल, वो सीख लेना है।
सबको आता ही है, वैसे तो आप लोग सब ग्रेजुएशन किए हुए हो, ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार देख लेना, कई बार बोर्ड मास में गलती हो जाती है। बोर्ड मास का रूल सीखना है और उसके बाद में रोज आप लोगों को इसके कम से कम 30 से लेके 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, ठीक है। और बेसिक कैलकुलेशन की अगर आप खुद से ही कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करना चाहो, कभी गुणा बना लिए, कभी डिवाइड बना लिए, कभी फ्रैक्शन के प्लस माइनस बना लिए, वो सारी चीजें अगर आप खुद से बना के क्वेश्चन कर सकते हो तो वो भी किया कीजिए। उससे आपका डेली का 10-15 मिनट कैलकुलेशन को दो, ठीक है। उसके बाद में 30 से 50 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के करो, क्योंकि प्री के अंदर लगभग 10 से 15 क्वेश्चन आ जाते हैं। ये 5 क्वेश्चन तो पक्के आएंगे, कभी कभी 10 भी आ जाते हैं, 15 तक भी आए हुए किसी किसी शिफ्ट में कभी कभी। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब ये क्वेश्चन चाहे 5 ही आ जाए आपके एग्जाम में, 5 नंबर तो वो हुए। इनका फायदा ये होता है कि ओवरऑल मैथ की कैलकुलेशन स्पीड बढ़ती है अपनी, तो ये अपने को रोज करने, ठीक है। अब हमने क्या किया हुआ, जो हमारा जो कोर्स वाला जो पोर्शन है ना एप्लीकेशन में, उसमें हमने ना एक वरदान प्रैक्टिस पीडीएफ करके पहले से बना रखी है। उसमें बेसिक की कैलकुलेशन की बहुत सारी शीट्स दी हुई है, उनको सोल्व कर लो। वहां पे तो हमने बना के दी हुई है, लेकिन आप खुद भी बना सकते हो अगर थोड़ा एफर्ट डालो, अगर कोर्स में नहीं आना चाहते हो तो, ठीक है। बाकी आप लोगों की कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाने के लिए 3 घंटे का वो लेक्चर आपको जरूर देखना है। अब आ जाते हैं डीआई वाले पोर्शन पे। ये कैलकुलेशन और सिंप्लीफिकेशन की बात हो गई। डीआई के लिए सबसे पहले आपको अर्थमेटिक के 3 टॉपिक पढ़ने होंगे। बहुत सारे बच्चे कमेंट्स कर रहे थे सर मैथ्स की क्लास लगी, मैथ्स की क्लास जल्दी लेके आएंगे, 20 तारीख वाले इवेंट में आना, वहां बताएंगे आप लोगों को। तो वहां ये सारी चीजें आगे भी सिखा दी जाएंगी, पहले भी सिखाई हुई हैं। तो सबसे पहले आपको ये 3 चैप्टर अच्छे से पढ़ने हैं, प्रॉपर तरीके से। इनसे आपको क्या फायदा होगा, परसेंटेज की नॉलेज हो जाएगी, रेशियो की हो जाएगी, एवरेज की हो जाएगी। इससे आपको कैलकुलेशन की नॉलेज हो जाएगी और लैंग्वेज की नॉलेज भी हो जाएगी। जब इनके क्वेश्चन करोगे तो सेम लैंग्वेज और कैलकुलेशन आपको डीआई के अंदर मिलेंगे प्री लेवल तक। आपको कुछ डाटा होगा जो आपको मैं दिखाता हूं। डीआई टेबल की फॉर्मेट में टेबल डीआई होती है, पाई चार्ट डीआई होती है, लाइन चार्ट डीआई होती है, बार चार्ट डीआई होती है, मिक्स डीआई, यानी कि कोई भी 2-3 ग्राफ मिक्स कर दिए, यानी 2 पाई चार्ट दे दिए, एक बार ग्राफ एक लाइन ग्राफ दे दिया, एक लाइन ग्राफ एक टेबल दे दी, वो मिक्स डीआई हो गई। इसके अलावा कैसले डीआई, कैसले डीआई सिर्फ 2 ही टाइप की होती है। एक में वेन डायग्राम बनाते हैं अपन ऐसे ऐसे करके, और एक में टेबल बना देते हैं। 2 ही टाइप की होती है कैसले डीआई, ठीक है। इनको सीख लो। मेरा वरदान बैच का 3 घंटे का आसपास का कैसले डीआई का अलग से लेक्चर पड़ा हुआ है, यूट्यूब पे जाओ सर्च करो, देख लो, कभी कंफ्यूजन नहीं आएगा जिंदगी के अंदर। और आगे भी पढ़ा दूंगा मैं कहीं ना कहीं पे, ठीक है। एक टॉपिक बेस्ड डीआई ये मेंस का है। ये क्या होता है, जो अर्थमेटिक के टॉपिक है ना, टाइम एंड वर्क, उसके ऊपर कोई डीआई बना के दे दिया आपको, तो अब टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए, साथ में डीआई भी आनी चाहिए। अब देखो होता क्या है, मैं बताता हूँ। मैंने 3 टॉपिक बताया आपको, परसेंटेज, रेशियो, एवरेज पहले पढ़ना है, यही प्लानिंग का तरीका है, ठीक है। एवरेज पहले पढ़ना है। अब ये क्लियर करने से आपको इनकी कैलकुलेशन का आइडिया हो गया, लैंग्वेज समझ में आ गई। अब इनके जो टॉपिक के जो क्वेश्चन किए थे ना, उसी में से कुछ कुछ डाटा उठा के कोई टेबल में दे देगा, पाई में दे देगा, लाइन में दे देगा, बार में ग्राफ, इन ग्राफ्स में दे देगा, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन वही परसेंटेज रेशियो का होगा, लेकिन कुछ डेटा वो लैंग्वेज में नहीं लिख के, कुछ डेटा ग्राफ के अंदर होगा, चार्ट के अंदर होगा। वो चार्ट कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। तो वहां से आपको डेटा उठाना है और कैलकुलेट कर देना है बस। तो यहां आपको बस इतनी सी बात सीखनी है कि आपका कैलकुलेशन जो है ना, वो कैसे करनी है, चार्ट में से डेटा उठा के, बस। तो यहां डीआई में अलग से क्या सीखना पड़ेगा इस सीखने के बाद में, कि भैया डेटा को कैसे देखना है, डेटा को मैनेज कैसे करना है, बस, ठीक है। तो पहली अप्रोच आप लोगों की ये होनी चाहिए, है ना, कि हम लोग सबसे पहले 3 टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद में डीआई पढ़ेंगे, और एक एक करके फिर डीआई के चैप्टर वाइज सारे के सारे ग्राफ्स के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, ठीक है जी। तो ये अपने को करना है। उसके बाद में आप लोग सारा अर्थमेटिक के सारे टॉपिक पढ़ेंगे, टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे, पहले उनके कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, फिर कम से कम 200-200 क्वेश्चन हर टॉपिक के निकालने बहुत ही जरूरी हैं, तभी आपकी अर्थमेटिक क्लिक होगी। कई बच्चों को अर्थमेटिक नहीं आती है, तो मैं उनको बेसिक बता देता हूँ कैसे सीखते हैं अर्थमेटिक। मान लो आपने अर्थमेटिक का किसी टीचर के 50 क्वेश्चन देख लिए, उसने हर टाइप के क्वेश्चन करा दिए एक चैप्टर के अंदर, उसके बाद भी आपसे नहीं हो रहे हैं क्वेश्चन, तो पहले आप उसी क्लास के 50 क्वेश्चन खुद से सोल्व करो, आपके टाइप्स क्लियर हो जाएंगे सारे। उसके बाद में जब आप प्रैक्टिस करने जाओगे, क्वेश्चन आपसे धीरे धीरे होने लग जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में सारे अर्थमेटिक के टॉपिक आपको चैप्टर वाइज पढ़ने, हर किसी भी टीचर से पढ़ लो, मेरे से पढ़ लो, किसी और टीचर से पढ़ लो, पहले पूरा चैप्टर पढ़ो उस टीचर से। उसके बाद में कम से कम 100 से 200 क्वेश्चन की खुद से प्रैक्टिस करो, आपको वो चैप्टर क्लियर हो जाएगा। फिर मॉक टेस्ट वगैरह में डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। अब क्या होता है, मेंस प्री के अंदर या मेंस के अंदर अर्थमेटिक के मिक्स क्वेश्चन आते हैं। जैसे पहले टाइम जैसे अब मान लो आप लोग एवरेज पढ़ रहे हो, अब आप एवरेज के 200 क्वेश्चन निकाल रहे हो, तो आपका माइंड सेट भी वैसे हो रखा है, आप निकालते चले जाओगे, आपको सारे याद हो रखे। एग्जाम में कैसे होगा, पहला क्वेश्चन मिक्स एलिगेशन, दूसरा टाइम एंड वर्क, तीसरा बॉटनी हिस्ट्री में से मिक्स आएगा।
तो लास्ट में सब पढ़ने के बाद में मिक्स की प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। तो हमने जो हमारी एप्लीकेशन के ऊपर 400 अर्थमेटिक के इंपॉर्टेंट बैंक एग्जाम के क्वेश्चन मिक्स बना के दिए हुए हैं भैया। सब आप सारा अर्थमेटिक पढ़ लो तो उसके बाद 20-20 क्वेश्चन उठा के हर वीक करते रहो तो आपका रिवीजन होता रहेगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हो। अगर आपके पास वो पीडीएफ नहीं है तो आप वैसे ही मिक्स क्वेश्चन कर सकते हो, कहीं से भी उठा के गूगल वगैरह करके डाउनलोड कर लीजिएगा कहीं से, ठीक है। हमने आपको अलग से वहां पे बना के दे रखा है बैच में, तो ठीक है जी। तो ये 3 टॉपिक पढ़ने, फिर पूरा अर्थमेटिक पढ़ना है। ये सारा आपका प्रैक्टिस बेस्ड और कॉन्सेप्ट बेस्ड टॉपिक है। नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बहुत आसान बनाया हुआ है हमने। इसमें ऐसी टिप्स हैं कि आप 1 मिनट में 5 क्वेश्चन भी लगा सकते हो कभी कभी। तो सारी चीजें मैंने पढ़ाई हुई है इसके अंदर, यूट्यूब के ऊपर जाके देख लो, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, उसके बाद में पढ़ाऊं। नंबर सीरीज में एक दिक्कत आती है कि लॉजिक नहीं पता लगता, तो मैंने एक मेथड बनाया हुआ है लॉजिक पता लगाने का ही, ठीक है। कि लॉजिक क्वेश्चन खुद चिल्ला के बोलेगा आपको कि मेरे में ये लॉजिक लग रहा है, वो मेथड सीख लो, क्लास से सीख लो एक बार, फिर प्रैक्टिस करो अपना। अब कई क्वेश्चन क्या होते हैं जानबूझ के उटपटांग बनाए जाते हैं नंबर सीरीज के, उसमें वो शायद मेथड ना लगे आप लोगों का, लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं ना सब उठा के देख लेना लग रहा है वो मेथड। जानबूझ के अपन कर लेंगे भैया मैं तो पता ही नहीं लगने दूंगा सीरीज क्या हो रही है, कुछ ऐसा लॉजिक लगा दूंगा सोच ही नहीं पाओगे आप, तो नहीं सोच पाओगे। लेकिन जो एग्जाम में जो नॉर्मल लॉजिक्स आते हैं जो अपन पता लगा सकते हैं, वो लॉजिक पता लगाने का मैंने खुद तरीके बनाए हुए हैं कि शुरू के 2 नंबर पकड़ लो, लास्ट के 2 नंबर पकड़ लो, उसमें ऐसे सोचो, वो सीखना है आपको। वरदान बेस्ड नंबर सीरीज ऐसे करके लिखोगे तो आपका नंबर सीरीज के लेक्चर्स आ जाएंगे। और आने वाले टाइम में जब मैं एसबीआई के लिए स्पेशल नंबर सीरीज के लेक्चर्स डालूंगा, वहां भी मैं वो मेथड सिखाने वाला हूँ आप लोगों को। वो मेथड सीखना है अपने को, उसके बाद अपने आप नंबर सीरीज हो जाएगी, ठीक है। Q1 Q2 और डाटा सफिशिएंसी जनरली मेंस के अंदर आते हैं, प्री में भी कभी आ सकते हैं। ये कोई अलग टॉपिक नहीं है, ये रीजनिंग में जैसे आते हैं वैसे ही मैथ्स में है। इनमें क्या होता है, ऊपर के कोई टॉपिक थे ना अर्थमेटिक वगैरह के, उन्हीं के ऊपर कुछ न कुछ क्या करेगा, मतलब क्वेश्चन बना देगा, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग होता है, तो कॉन्सेप्ट वही होते हैं। तो इनके 20-20 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, आपको पता लग जाएगा क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग क्या होती है, कॉन्सेप्ट सारे ऊपर वाले ही लग रहे हैं। अब हम बात करते हैं मेंस की। मेंस में जब जाएगा तो इन सब में लेवल प्लस कर देगा, साथ में डीआई के अंदर आपकी टॉपिक बेस्ड डीआई आ जाएगी, यानी कि टाइम एंड वर्क पे डीआई बना के दे देगा, बोट एंड स्ट्रीम पे डीआई बना के दे देगा, नॉर्मल डीआई देगा तो थोड़ी कैलकुलेटिव बना देगा उसको, बस इसके अलावा कुछ नहीं होगा एसबीआई के। तो उम्मीद है डीआई का पूरा मामला मैथ्स और रीजनिंग। अब देखो मेरे सब्जेक्ट मैथ्स और रीजनिंग है, मैंने बड़ा डिटेल के अंदर आप लोगों को सारी चीजें बताई। इंग्लिश में मुझे जितना पता है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखो 3 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है इंग्लिश के अंदर। वोकेब आपकी अच्छी होनी चाहिए, रीडिंग स्किल आपकी होनी चाहिए अच्छी और फास्ट रीडिंग होनी चाहिए, ठीक है। तीसरा आपको ग्रामर आना चाहिए। 3 चीजें इंपॉर्टेंट, ये 3 चीजें जिसने कर ली ना वो सब कर जाएगा ये। वोकेब जिसकी अच्छी है ना वो क्लोज टेस्ट कर देगा, ठीक है, फिलर्स कर देगा, नहीं कर देगा क्या, ठीक है। ग्रामर जिसकी अच्छी वो एरर डिटेक्शन कर देगा, मैच द कॉलम में भी वोकेब और ग्रामर का ही रोल होता है, ठीक है। जिस बच्चे की रीडिंग बहुत अच्छी है वो आरसी कर देगा, आरसी में वोकेब भी काम आएगी, रीडिंग भी काम आएगी, ग्रामर भी, लेकिन रीडिंग फास्ट है तो वो फास्ट पढ़ लेगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को, तो कर देगा वो उसको। तो सारी चीजें यहां पर कंप्लीट हो जाएगी। जिसकी वोकेब अच्छी है वो ये लास्ट वाला टॉपिक भी कर देगा, वर्ड रिप्लेसमेंट। ये सारे टॉपिक्स आते हैं मेंस में, थोड़ा लेवल बढ़ जाता है, थोड़े वोकेब अच्छे वाले आ जाते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छी लैंग्वेज का आ जाता है, बाकी टॉपिक्स यही रहते हैं अपने सारे के साथ। तो हमने क्या किया है, हमारा जो कोर्स में हमने आप लोगों को प्रॉपर तरीके से वोकेब के अलग लेक्चर दे दिए, ग्रामर के अलग लेक्चर दे दिए, उसके बाद में प्रैक्टिस के लिए पूरा मिक्स ये सारे टॉपिक्स पढ़ाते हुए अलग लेक्चर दे दिए। तो वो तो आपका पढ़ने वाला मटेरियल हो गया। उसके बाद में हमने 3 बुक्स बना दी आपके लिए, वोकेब की एक अलग ही बुक बना दी, ग्रामर की एक अलग ही बुक बना दी और प्रैक्टिस की एक अलग ही बुक बना दी। 3 बुक दे दी आप लोगों को, तो वहां तो आपको कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ मिल जाता है, ठीक है। बाकी मैंने 3 चीजों पे आपको फोकस करने के लिए बोला है, तो आप अगर वहां नहीं जाते तो खुद से भी कर सकते हैं। रोज 2 घंटे पढ़ो, रीडिंग करो। ग्रामर तो देखो आपको टॉपिक वाइज पढ़ना ही पढ़ना है, किसी भी टीचर से पढ़ लो, किसी बुक से पढ़ लो। 2 घंटे रोज रीड कर लो, अगर ज्यादा कमजोर है, नहीं तो 1 घंटे में काम चल जाएगा। शुरू में 2 घंटे करो, जो जो नए वर्ड आए उनको लिखते चले जाओ। 2-3 महीने बाद देखोगे आपके पास वोकेब का इतना बड़ा भंडार हो जाएगा कि धीरे धीरे आप देखोगे कि आपकी वोकेब इंप्रूव हो रही है, इंग्लिश इंप्रूव हो रही है, अपने आप चीजें इंप्रूव होने लग जाएंगी। तो एक हैबिट बनानी पड़ेगी इंग्लिश लैंग्वेज की, लैंग्वेज है ये, समय लेती है और हैबिट बनानी पड़ेगी। और जिसकी ज्यादा कमजोर है वो ज्यादा पढ़ना है इसको। कई बार क्या होता है मैथ्स रीजनिंग पढ़ते रहते, इंग्लिश नहीं आती नहीं पढ़ते, नहीं करना ऐसा। अगर इंग्लिश कमजोर है आपकी तो ज्यादा पढ़ो इसको, ठीक है जी। तो ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती है, तो मेरी यही अप्रोच रहती है, तो मैंने यहाँ पे बता दिया। सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ये मान लो, यही सब्जेक्ट सिलेक्शन दिलाता है मेंस में, तो नौकरी यही लगाएगा, बाकी सब तो सहारा बनते हैं बस।
फाइनल जिसका ये जबरदस्त हो गया मेंस में, वो मान लो कि वो अलग ही लेवल पे निकल गया। तो यहां पर करंट अफेयर आता है। करंट अफेयर में आपको 4+5 का रूल अपनाना है। 4 महीने मेंस से पहले के, यानी कि अभी से ही बचे हुए लगभग 3-3.5 महीने, तो आज से तो डेली का पढ़ना चाटना चालू कर दो, एकदम से रट जाओ उसको। और एक चीज बता देता हूं, एक ह्यूमन बिहेवियर होता है, उसमें क्या करता है, आज पढ़ी हुई चीज अगर आप 3 महीने बाद पढ़ोगे ना, तो आपको लगेगा ही नहीं कभी पढ़ी थी आपने, एकदम भूल से जाओगे। क्या करो, जैसे आप 1 तारीख को कोई चीज पढ़ रहे हो, उसको 4 तारीख को दोबारा पढ़ लो, 3 दिन का गैप देके। उसके बाद में उसको 11 तारीख को वापस पढ़ लो, 7 दिन का गैप देके। 11 या 12 को पढ़ लो, अब अपने हैबिट बना लेना। उसके बाद में 12 को जो पढ़ा है ना, फिर वो +1 मंथ हमेशा, हर महीने में उस तारीख को उसको पढ़ना ही पढ़ना है आपको, जो भी चीज आपने पढ़ी है। तो आपके पास में एक प्रॉपर रिवीजन प्लान होना चाहिए कि मैं कोई चीज पढ़ूंगा, उसको 2 दिन छोड़ के फिर पढ़ूंगा, फिर मैं 7 दिन छोड़ के फिर पढ़ूंगा, फिर मैं हर 1 महीने बाद उसको पढ़ता रहूंगा। एग्जाम में भूलोगे नहीं, छप जाएगा आपके दिमाग में सब कुछ। तो बोलते हैं ना सर भूल जाते हैं, कंफ्यूजन हो जाता है। सर मेरे को तो 3 ऑप्शन थे, मैं श्योर था, एक पता नहीं उनमें से कौन सा था, 3 तो मुझे लग रहे थे कि इन 3 में से कोई होगा। क्यों लगता है, जब क्लियर नहीं होती चीजें भूल जाते हैं अपन लोग। कि अपन ने ना 3 न्यूज पढ़ी हुई थी 3 अलग अलग लोगों के बारे में, बाकी 2 के बारे में कुछ पढ़ा नहीं था, तो अपने को लग रहा था इन 3 में से ये मैंने पढ़ा भी है चीज, लेकिन कौन है ये नहीं पता, तो वहां गलती होगी। लेकिन अगर आपने ऐसे रिवाइज कर लिया तो भूलोगे नहीं, छप जाएंगी चीजें यहाँ पे। तो ये रिवीजन प्लान आपको इस तरीके से करना है। 4 महीने + 5 महीने का प्लान क्या करना है, मेंस एग्जाम की डेट के पहले के 4 महीने का तो बिल्कुल जबरदस्त तरीके से याद करके जाना है, नो कंफ्यूजन के साथ। उसके पीछे के 5 महीने के भी आपको एक बार रीडिंग करके जरूर जाना है, इंपॉर्टेंट चीजें, ठीक है। यहीं से लगभग लगभग आती हैं सारी चीजें। लेकिन जिस दिन एग्जाम हो रहा है उसके पीछे के 12 महीने में अगर कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ है तो वो भी पढ़ के जाना है। बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट, जैसे बड़े बड़े अवार्ड, जैसे नोबेल प्राइज वगैरह हो गए, ठीक है ना, और भी कुछ चीजें हो गई जो इंपॉर्टेंट है, जैसे नेशनल अवार्ड मिल गए किसी को, ठीक है, या फिर कोई ऐसी चीज आई हुई है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एग्जाम जब जाएंगे जनरल अवेयरनेस पढ़ने, तो आपको पता होगा जो बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स है ना, जो पिछले 12 महीने के, वो जरूर पढ़ के जाने। उसके बाद में बैंकिंग अवेयरनेस की कोई बुक लाके वहां से पढ़ लो। फिर ये सारी चीजें आप लोगों की करंट अफेयर और स्टैटिक जीके वगैरह में आती हैं, तो ये सारी चीजें आपको पढ़ के जानी है। इसका पूरा मटेरियल हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अवेलेबल है। करंट अफेयर भी हम डेली बेसिस, वीकली बेसिस और मंथली बेसिस पे अपलोड करते हैं। इसमें से कुछ चीजें मैं आप सब लोगों के लिए करने वाला हूँ, तो वो मैं 20 तारीख को बताऊंगा लाइव रात 8 बजे आके, तो वहां पर आप लोग आ जाइएगा। इसमें से क्या क्या आप लोगों को बिल्कुल सब बच्चों को मिल जाएगा, जो कोर्स में है या नहीं है, तो वो भी वहां पर बता दिया जाएगा। हम सब बच्चों के लिए काम करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को जनरल अवेयरनेस, इसमें देखो इस सब्जेक्ट में एक ही चीज बता सकता था, एक तो मैंने ये बता दिया, एक मैंने करंट अफेयर बता दिया क्या पढ़ना है, बाकी सारी चीजें स्टैटिक वाली है तो रटने वाला सौदा है। लेकिन रटे कैसे, इस प्लान के साथ कि आज मैंने सर ये चीज पढ़ी है, आज मैंने स्टैटिक जीके के अंदर मान लो 10 पेज का कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी एक पोर्शन पढ़ा है मैंने, उसको तीसरे दिन 3 दिन छोड़ के चौथे दिन, फिर 7 दिन छोड़ के 8वें दिन, फिर उसके बाद में हर 1 महीने बाद में आप लोगों को पढ़ते जाना है। कभी नहीं भूलोगे, कभी भी। उसके बाद में, और पहली बार पढ़ोगे 1 घंटा लगेगा, दूसरी बार पढ़ोगे आधा घंटा लगेगा, तीसरी बार पढ़ोगे 10 मिनट लगेंगे, फिर उसके बाद हर बार 5-10 मिनट में ही आप लोग ऐसे ऐसे करते ही आपको पता लगने लग जाएगा। और लास्ट में आपके एक नोट्स, अब अपने हाथ से लिख के करंट अफेयर पढ़ना, ये बात भी ध्यान रखना। एक प्रिंट निकाल लिया, हाईलाइट कर करके पढ़ने भूल जाओगे। 1 घंटा रोज निकालो, 10-15, जो आज से जो 4 महीने की न्यूज तो अपने हाथ से लिख लो, बाकी का हाईलाइट कर करके पढ़ लेना, प्रिंट निकाल के कोई भी पीडीएफ वगैरह से। लेकिन 3 महीने का, 4 महीने का जो अब से आगे का जो करंट अफेयर है ना, हाथ से डेली पढ़ोगे, वो 10-12 न्यूज होती है, उनको अपने हाथ से जरूर लिखो, तो याद अच्छे से रहेगी। तो ये अपना सब्जेक्ट हो गया। अब मुद्दा की बात आती है, सर मेरिट क्या रही थी, तो ये पिछली बार की जनरल की मेरिट में यहाँ दिखा रहा हूँ, ओबीसी और जो कैटेगरी से थोड़ा नीचे रही होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बात करूँ, बिहार की 51 नंबर, ठीक है, दिल्ली की 57.25 नंबर, गुजरात की 51.5 नंबर, हरियाणा की 58 नंबर, हिमाचल प्रदेश की 64 नंबर, झारखंड की 56.50, जम्मू की 66 नंबर, केरला की देखो 76.25 नंबर, महाराष्ट्र की 71.75 नंबर, मेघालय की 34.25, ओडिशा की 77, पंजाब की 68.5, राजस्थान की 57.25,
ऐसे ही फिर आगे देखो उत्तर प्रदेश की 60.50, 63.50, ये आपका उत्तराखंड की। वेस्ट बंगाल की आपकी 80 नंबर पे रेट गई थी, वेस्ट बंगाल की ज्यादा गई है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपके प्री एग्जाम की मैंने मेरिट बताई। तो सबसे पहले प्री टारगेट करो, प्री जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तब मेंस की मेरिट भी बता देंगे। अभी तैयारी अभी से करनी है। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो आपके मन में होंगे। सबसे पहले सर प्री और मेंस की तैयारी कैसे मैनेज करूं? तो भैया प्री से तो नौकरी मिलनी नहीं है, मेंस भी पढ़ना तो पड़ेगा। तो अब जो मैंने बताया आपको, जैसे सबसे पहले किसी चीज का बेसिक पढ़ते हो तो बेसिक तो पढ़ना ही पढ़ना है, तब तक मेंस प्री सोचना ही नहीं है। पहले पूरा जड़ से बेसिक पढ़ो, कॉन्सेप्ट पढ़ो, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करो, उसके बाद में प्री लेवल की प्रैक्टिस करो, फिर मेंस लेवल की प्रैक्टिस करो सेम टॉपिक की। फिर जब आप डेली बेसिस या वीकली बेसिस पे जब भी कोई प्रैक्टिस करते हो ना, जैसे मैंने आपको बोला कि 10 पजल निकालनी है और 10 सेटिंग अरेंजमेंट निकालना है, तो 3 और 7 का रेशियो कर दो, यानी कि 3 अपन मेंस के निकालेंगे, 7 प्री के निकालेंगे, बस। तो डेली प्रैक्टिस होती चली जाएगी, साथ में मैनेज करते हुए चलेंगे। अर्थमेटिक पढ़ोगे, मैंने बोला 200 क्वेश्चन निकालने हैं टॉपिक के, तो भैया 100-150 क्वेश्चन प्री के होने चाहिए, 50 क्वेश्चन मेंस के भी होने चाहिए। तो साथ साथ में ही तैयारी करके चलनी है। प्री के बाद तो अपन जबरदस्त तरीके से सिर्फ मेंस को फोकस करने ही वाले हैं, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। कॉन्सेप्ट क्लियर करते टाइम पे प्री मेंस कुछ नहीं होता है, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से प्री और मेंस को साथ में लेते हुए चलना है, और जनरल अवेयरनेस आज से ही पढ़ना है, आज से ही, अभी से ही। ऐसे नहीं जनरल अवेयरनेस बाद में पढ़ेंगे, टाइम नहीं मिलता है भैया प्री क्लियर होने के बाद में। अगर आप वो बच्चे हैं जिसको फाइनल सिलेक्शन लेना है कि सर मैं तो तैयारी ऐसी करूंगा कि मैं सिलेक्ट होऊंगा, तो जनरल अवेयरनेस आज से ही पढ़ना पड़ेगा, लास्ट में समय नहीं मिलेगा, फिर भूल जाना। प्री क्लियर हो गया खुश हो लेना, फिर 15-20 दिन कितना ही जोर लगा लेना, नहीं पढ़ पाओगे। बहुत मुश्किल काम है भाई। कुछ लोग कर ले तो देखो, अब संभव तो कुछ नहीं होता इस दुनिया में, लेकिन जनरल अगर हम लोग जनरल इंसान है, अगर हम लोग एक नॉर्मल इंसान है तो नहीं कर पाएंगे, नहीं याद रहता है यहाँ पर 15-20 दिन में इतना सारा जनरल अवेयरनेस पड़ा हुआ। तो वो सारी मॉक टेस्ट में कैसे करना है, अब देखो आप जैसे भी मॉक टेस्ट प्लान कर रहे हैं, मैं फिलहाल आपके लिए बोलूंगा, ठीक है, वीक के अंदर है ना 3 प्री के और 1 मेंस का मॉक टेस्ट जरूर दें आप लोग, ठीक है। और एक चीज और बता देता हूँ, जो एप्लीकेशन में जो बच्चे कोर्स वगैरह में एनरोल कर चुके हैं ना, उनको मॉक टेस्ट उसी में मिल जाएंगे, जो पुराने और नए जो आने वाले हैं सबको अभी नहीं है, लेकिन थोड़े दिन का टाइम होगा, उसमें ऐड हो जाएगा अलग से, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, आप और कहीं से भी प्रैक्टिस कर रहे हो, लेकिन वहां भी आपको लोगों को मिल जाएंगे मॉक टेस्ट, एसबीआई कलर के पीओ सब एक साथ मिल जाएंगे सबके सब, ठीक है जी। हम लोग कुछ फिर कभी कभी आप में कंपटीशन कराने के लिए कुछ लाइव टेस्ट भी कराया करेंगे, देखेंगे कि भाई कौन से बच्चे कितना परफॉर्म कर रहे हैं अच्छे से, तो वो सारी चीज़ें भी करेंगे, ठीक है। उनका मैं इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसी कोई भी चीज़ आए तो वो आप लोगों को सूचना पहुँच जाए। वहाँ पर सूचना पहुँचाने का एक चीज़ और बताऊँगा मैं, कि हम आपसे डायरेक्ट कैसे कनेक्ट रह सकते हैं, तो वो मैं 20 तारीख के इवेंट में आप लोगों को के साथ शेयर करूंगा, कि जब भी ऐसे कोई चीज़ें करेंगे हम लोग तो आपको सूचना कहाँ मिलेगी। जैसे मैं अभी एसबीआई कलर की एक सिलेक्शन टूल किट बनाने वाला हूँ, जिसमें मटेरियल इस तरीके से हम लोग बना के देंगे आप लोगों को कि वहाँ से सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, मटेरियल की कोई दिक्कत नहीं होगी फिर। तो इन सारी चीज़ों की अपडेट के लिए 20 तारीख को बताऊंगा कि कहाँ जुड़ना है हमारे साथ में, ठीक है। मॉक टेस्ट इस तरीके से देने। अब देखो मॉक टेस्ट देके हर कंपनी के अलग लेवल के मॉक टेस्ट, एग्जाम लेवल कोई देख ही नहीं रहा है, किसी के हार्ड, किसी के सरल, किसी के कुछ, किसी के कुछ। तो अब मैं देखो प्रैक्टिस सब जगह से करो, कोई टेंशन नहीं है। किसी को नहीं पता एग्जाम में एग्जैक्टली तो क्या आने वाला है, लेवल ऊपर की भी होनी चाहिए प्रैक्टिस, नीचे की भी होनी चाहिए, कैसा भी आ सकता है पेपर। लेकिन मॉक टेस्ट को अपने रियल एग्जाम का वो मत मानो आप लोग, कि मेरे मॉक टेस्ट में अगर फेल हो गया तो वहां भी हो जाऊंगा, बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं है। मॉक टेस्ट को सिर्फ एक ही बात का जरिया मान लो, गलती सुधारने का जरिया मॉक टेस्ट है, कि जो गलती मेरे से एग्जाम में हो सकती थी मैंने मॉक टेस्ट दिया, उसमें मैंने करी और मैंने सुधार ली उसको, बस। मॉक टेस्ट में 2-3 टाइप की चीजें हो सकती है। जैसे एक क्वेश्चन ऐसा था जो आपको आता था फिर भी गलत हो गया, क्यों गलत होगा? माइनर मिस्टेक के कारण। अब जहां जहां माइनर मिस्टेक होती जाती है उनको नोट करते जाओ, सही करते चले जाओ टाइम के साथ, तो माइनर मिस्टेक होना बंद हो जाएंगी, तो एग्जाम में भी नहीं होंगे, तो मार्क्स बढ़ जाएंगे अपने। दूसरा क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जो आपको आता है तो ठीक है, कर दिया, बात खत्म, सही हो गया। तीसरा ये हो सकता है क्वेश्चन आपने कभी देखा ही नहीं है, कॉन्सेप्ट ही नहीं सीखा, नया लग रहा है आपको, तो उसको सीख लिया, वहां पे आगे बढ़ गए। ये 3 ही चीजें करनी होती है मॉक टेस्ट से, डिप्रेशन में नहीं आना है बिल्कुल भी। और एग्जाम लेवल के लाइव मॉक टेस्ट में कराऊंगा आप लोगों के, वहां टेस्ट कर लेना खुद को, आप वो टेंशन मत लो, ठीक है। तो ये आपके मॉक टेस्ट का मामला हो गया। तो इस तरीके से मॉक टेस्ट को देना है, ये सारी चीजें मैंने बता दी हैं। 100 दिन ही बचे हैं, अपना एक प्लान बना लो अच्छा सा,
और उसके हिसाब से चलो, प्लान में जो मैंने बातें बताई है ना उसको शामिल कर लीजिएगा कि ऐसे स्टडी प्लान बनाना है मेरे को कंप्लीट तरीके से, पहले ये पढ़ना है फिर ये पढ़ना है, सब बताया है मैंने एकदम डिटेल के अंदर, तो उसी तरीके से आपको चलना है। ठीक है जी, उम्मीद करता हूं 2 दिन के अंदर हम सब लोग मिलके मेहनत करेंगे, मैं भी मेहनत करूंगा, आप लोग भी मेहनत करेंगे, हम सब मिलके आपकी जो ड्रीम जॉब है बैंकर बनना है आप लोगों को, उस तक आप लोगों को पहुंचाएंगे। और इसके बाद में देखो कई सारी ऐसी मतलब देखो इंटरनेट के ऊपर क्या होता है कि पढ़ने जो बच्चा पढ़ रहा है ना, पढ़ने के अलावा डिस्ट्रैक्ट ज्यादा होता है। कोई एग्जाम के बारे में कोई न्यूज देख लेगा, इस बार कट ऑफ क्या रहेगी, क्या करना है आप लोगों को, कट ऑफ क्या रहेगी, आप तैयारी करो ना अपनी। ठीक है, मैं कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आऊं सर एग्जाम में, आपको पता है क्या आपको कितने क्वेश्चन आते रहेंगे या नहीं आते रहेंगे? आपको एग्जाम में क्या करना है, आपको जो आता है ना, आपके पास जो नॉलेज है उसके माध्यम से मैक्सिमम से जितना अटेम्प्ट कर सकते हो वो करके आना है। आप यही कर सकते हो एग्जाम में, आप सोच के कि मैं 100 में से 80 करके आऊंगा तो कराओगे, या 100 में से 100 करके कराओगे, ऐसे नहीं होता है। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट मजबूत करो, प्रैक्टिस अच्छी करो, फिर मॉक टेस्ट दो, अपनी तैयारी को मजबूत करने में लग जाओ डेली बेसिस के ऊपर। और मेंस का ध्यान में रख के चलो भी, जनरल अवेयरनेस और सारी चीजें, दूसरे लोगों से पीछे नहीं रहना है, आगे चलना है अपने। बाकी आप लोगों को मेरे से एसबीआई कलर के लिए क्या चाहिए कमेंट करके बताइएगा। जब भी कोई वीडियो अपलोड होता है शुरू के 24 घंटे के सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ और लगभग सभी कमेंट्स के रिप्लाई देता हूँ मैं। तो आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो मैं जरूर से देखूंगा, उसका रिप्लाई भी करूंगा, और कोई सजेशन होगा उसके ऊपर जरूर हम लोग काम भी करेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।